बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बनाने जा रहा हूँ और बड़ी अफसोस की बात है कि इतने हमारे नेशनल लेवल के चैनल्स मौजूद हैं और हर एक को एक ही टॉपिक मिला हुआ, इलेक्शन होगा नहीं होगा, उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको अंदर डाल दिया। अजीब सूरत हाल है। और जो भी इंटरनेशनली चल रहा है इकोनॉमिक के ऊपर, जो भी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किसी का कोई फोकस नहीं है, ना कोई स्टडी है, ना कोई बात कर रहा है। और एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है कि लोग कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ ना लगाएं। सिर्फ इस वजह से कि लोगों को गाइडेंस नहीं होती, लोगों का अरबों खरबों रुपया डूब भी जाता है। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ना कि डॉलर के रेट की फ़र्क की वजह से ओवरसीज़ को कितना बेनिफिट हो गया। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की कि अब टाइम है कि लोग जो है ना डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करें, यूएसए में इन्वेस्ट करें, कनाडा में इन्वेस्ट करें, या जो दुबई वाली साइड पे लोग हैं तो वो वहाँ पे ही पैसा अपना इन्वेस्ट कर दें। तो ये टॉपिक मेरे जहन में पहले भी था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत है। मेरा काम है अवेयरनेस देना, चीज़ें आपके सामने रखनी है। इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब, गूगल, हर चीज़, रिपोर्ट्स मौजूद है। आप मज़ीद उसको ख़ुद भी सर्च आउट कर सकेंगे। लास्ट 5 to 6 डेज़ के अंदर यूएसए के 2 बड़े बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर गए हैं और तीसरा इस वक्त बुरी तरह हिचकोले खा रहा है। पहला बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये क्रैश कर गया। दूसरे नंबर पे सिग्नेचर बैंक है, ये क्रैश कर गया। और तीसरे नंबर पे जो इस वक्त फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, जिसके 70% शेयर्स जो हैं वो गिर चुके हैं। हालांकि उसका कोई इस तरह का इशू नहीं है, उसके रिजर्व भी अच्छे भले $70 बिलियन उसके रिजर्व मौजूद है, लेकिन वो भी हिचकोले खा रहा है। और इसके अलावा कई रीजनल बैंक्स ऐसे हैं जिनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह थे, ये इनको फंड करता था। यही लोग इनमें पैसा भी रखवाते थे, इनको वहाँ से जो है ना लोन वगैरह भी मिलता था। हुआ क्या कि स्टार्टअप्स की बुरी कंडीशन, तो उन्होंने पेमेंट वगैरह रोक दी और ये सारी सूरत हाल बनी और सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना वो कोलैप्स कर गया। दूसरे नंबर पे जो है सिग्नेचर बैंक, ये ज़्यादातर यहाँ पे उन लोगों के अकाउंट से जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो क्रिप्टो की आपको पता है कि ये पिछले तकरीबन 8-10 महीने में जिस तरह बुरी तरह डैमेज हुई है क्रिप्टो, तो वो लोग डिफ़ॉल्ट हुए और उसकी वजह से वो बैंक का भी उसका भी सर ले गया ये जो क्राइसिस था। तीसरे नंबर पे जो बैंक है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इसका वैसे लेना देना कोई नहीं था, लेकिन लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है कि यार जब वो 2 बैंक डूब गए हैं तो ये भी डूब सकता है। तो वहां से भी लोगों ने क्या किया, दौड़ लगा दी और पैसे निकालने के लिए लोग पहुंच गए और 70% उसके शेयर गिर गए। हालांकि गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट में पीछे आके खड़ी हो गई है कि अगर कुछ हुआ, एमजे मॉर्गन जो है वो पीछे आके खड़ा हो गया, लेकिन नहीं, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। और इस तरह के दसियों रीजनल बैंक ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइट हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो यूएसए में और यूरोप में बड़ी तेज़ी से आ रहा है और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट दुबई पे भी आएगा। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है कि ये एक किस्म की जो मौशी मंदी है वो स्टार्ट हो जाती है। आपको शायद याद हो कि 2008 में बहुत बुरा इकोनॉमिक रिसेशन आया था, जिसके बाद बड़ी बड़ी बैंकिंग चेन्स, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज बंद हो गए थे और दुबई जो इसका एक बहुत बड़ा सफर रहा था, यूएसए वगैरह में तो आया ही था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। और ये कहा जा रहा था तकरीबन पिछले 5 से 6 महीने में, तो कॉन्टीन्यूसली ये बात हो रही थी कि 2023 के एंड में मदर ऑफ ऑल रिसेशन, यानी कि अब तक के जितनी मंदी आई हैं उन सब की माँ जो है ना वो 2023 के एंड में स्टार्ट होगा, जिससे यूएस से बुरी तरह इफेक्ट होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूरा यूरोप इससे इफेक्ट होगा और उसके बाद ये दुबई वगैरह वो इफेक्ट होंगे। और जब ये सारे लोग इफेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली उससे एशिया भी इफेक्ट होगा। बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ जो बैठा हुआ है वो चाइना भी है और इंडिया भी है, और पाकिस्तान का तो खैर इतना बड़ा शेयर होल्डर ही कोई नहीं है वो तो। और ये सारी चीज़ों का इफेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान पे भी आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, दुबई में इन्वेस्ट करते हैं या यूएसए वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। 2023 का एंड कहा जा रहा था, लेकिन अभी मार्च है और रिसेशन स्टार्ट हो चुका है और आने वाले दिनों में ये जो रिसेशन है ये पीक गेन करता जाएगा। फिलहाल यूएसए गवर्नमेंट पीछे आके खड़ी हो गई, उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कितना सपोर्ट करेंगे, होगा क्या।
बैंक्स ने लोन देना बंद कर देने हैं कि कहीं हमारे पास पैसे ना ख़त्म हो जाए। बैंक अपनी जो लोन स्कीम है उसको स्टिक कर देंगी। मार्केट में नए जो कारोबार हैं उनको पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो डिपॉजिटर्स होगा वो अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरेगा, पैसा रखवाने से डरेगा। कहीं ऐसे ही ना हो कि ये दूसरा बैंक भी अगर क्लैप्स कर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो पूरी जब ये ना डिपॉजिटर पैसा जमा करवा रहा है, बैंक लोन दे नहीं रहे, उससे क्या होगा, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो पूरी इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जब वो स्लो डाउन होती है तो 2008 में भी आपने देखा कि उससे क्या होगा, बड़े बड़ी चीज़ें बंद होनी शुरू होंगी, बेरोज़गारी शुरू हो जाएगी, बेरोज़गारी अपनी इंतहा को पहुंचेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और जो है नए स्टार्टअप्स वगैरह ये तो आप जेन से निकाल दें, जो है ना ये काम ख़त्म हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अल्टीमेटली आके दुबई वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं, अब दुबई का आपको बता दूं, वहाँ 0% इनकम टैक्स है, 0% कैपिटल गेन टैक्स है, इसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर पे 0% टैक्स था वहाँ पे। लेकिन वहाँ की भी न्यूज़ आ चुकी है कि जून 2023 में वो 9% टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। ये दुबई के अंदर होने जा रहा है। वो मेनलैंड कंपनीज हो या फ्री जोन कंपनीज हो, सारे इसके नरगे में आएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं दुबई में इन्वेस्ट करूंगा तो बच जाऊंगा, यूएसए में करूंगा बच जाऊंगा, यूके की आपने बुरी सूरत हाल देख रही है, इन्फ्लेशन इस वक्त पीक को टच कर रहा है वहाँ पे। और पूरे यूरोप की इस वक्त कंडीशन बहुत टाइट हुई हुई है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। और अगले आने वाले 2-4 महीने के अंदर अंदर जिस तरह ये रशिया और चाइना का ये गठजोड़ बनता जा रहा है, और आज अगर रशिया इनकी एनर्जी बंद कर देता है, ऑयल एंड गैस की सप्लाई बंद करता है, तो पूरा यूरोप जो है घुटनों पे आ जाएगा और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है अपनी पीक पे चली जाएगी। इन सारी चीज़ों का इफेक्ट जो होगा वो चाइना पे भी आएगा, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी मंडी यूएसए और यूरोप है, उसको भी इफेक्ट आएगा। और इधर से जो है इंडिया बड़ी इकोनॉमी है और इनका यूएसए वगैरह के साथ बड़ा रिलेशन भी है, तो इनकी इकोनॉमी भी इससे डिस्टर्ब होगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ऑलरेडी इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल में मौजूद है, तो उसका इस पर इफेक्ट आना ही आना है। लेकिन हम एक हद से इस एक वजह से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है। चाहे जाए कि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया इस तरह। फूड सिक्योरिटी का यहाँ पे मसला बनता जा रहा है, लेकिन अगर प्रॉपरली हमने इसको एड्रेस कर दिया तो हम इस इशू से बच जाएंगे। और बहुत बड़ी हमारी जो आबादी है वो फूड से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह इसके साथ फार्मिंग आ जाती है और एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें। तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर्वाइवल हो सकता है अगर हमने प्रॉपरली इन चीज़ों को एड्रेस किया। दूसरा ये कि अब क्या हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो ठीक है जी, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। अल्टीमेटली जो गॉड्स करेंसी है वो गोल्ड ही है जो आपको बचा देती है। लेकिन इस वक्त अगर आप मुल्क का सोचें तो अगर हर बंदा गोल्ड लेने के लिए पहुंच गया तो ये एक जो है ना मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे डॉलर्स का मैंने आपको सारा सीन बता दिया कि अगर डॉलर खुद ही पिट गया अगले 1 साल के अंदर तो आपका क्या बनेगा। अभी बात हो रही थी कि शायद 400 पे डॉलर चला जाए, 850 पे डॉलर, 450 पे डॉलर चला जाए, तो फिर क्या होगा। उनके तो अपने बुरे हालात शुरू हो गए। और पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा बचत का रास्ता ये है कि अगर आईएमएफ के साथ डील हो जाती है तो उसके पीछे भी यूएई खड़ा हुआ है, सऊदीया खड़ा हुआ है, चीन खड़ा हुआ है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे दे दिया तो डॉलर को थोड़ा बहुत सहारा यहाँ से मिल जाएगा, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत सर्वाइवल यहाँ से हो जाएगा। तो बात करते हैं कि पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले नंबर पे फाइल्स वाली जो स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फील फॉर आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें। अगर आपने पैसा लगा दिया है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं फाइलों वाली, किस्तों वाली सोसाइटीज़ में, आप फील फॉर रोक दें, अदरवाइज़ ये सारा पैसा आपका डूबने वाला है। दूसरे नंबर पे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स है, अगर आपने करना है, क्योंकि अब क्या होगा कि लोग जो है ना ओने पोने अपनी चीज़ें बेचेंगे। ये जो क्राइसिस जिस तरह सवियर होता जाएगा तो ये आपके पास गेनिंग का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अगर आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, आपको 50 लाख की चीज़ अगर जी 35 लाख की, 38 लाख की मिलती है, आप उसको उठाएं, तो ये आपके पास टाइम है। हाँ जी, हाँ, महंगी प्रॉपर्टी, अगर साल पहले एक प्लॉट अगर 50 लाख का मिल रहा है तो आज भी कोई आपको 50 लाख का दे रहा है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ें नीचे आएंगी, इवन के बहरिया टाउन हो या डीएचए हो या और बड़ी लेक सिटी हो, पार्क व्यू हो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंक्रीज आया था 2021 में, जब तक अब वो रिवर्ट नहीं होगा आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी रीजनेबल नज़र आ रही है और जो मजबूरी में बेच रहा है आपको वो ख़रीदनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे अब प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ
एक बंदे का सर्वाइवल है और वो है जिसने अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर ली है। मैंने दिसंबर 2021 में वीडियो की थी, उसमें भी यही बात की, आज 1.25 साल के बाद भी मैं यही बात कर रहा हूँ। सर्वाइवल उसी बंदे के है कि जो प्लॉट लेता है, अभी आप सस्ता प्लॉट मिलता है तो वो उठाएं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि जिस तरह ये क्राइसिस इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज से इंक्रीज होगी। 2021 में जब मैंने वीडियो की थी तो उसके अंदर सरिया तकरीबन 190, 92, 95 को टच कर रहा था पर केजी जो है। तो मैंने बात की थी कि ये कम नहीं होगा, ये ऊपर ही जाएगा। जिसके पास पैसा है, जो बिल्डर है, तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा डाले, उसको आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? प्राइसेस अब जो मटेरियल कॉस्ट की वो ऊपर चली जाएंगी ना। और उस वक्त जो सीमेंट था वो तकरीबन 690 के राउंड अबाउट मिल रहा था। आज सरिये की जो प्राइस है वो है 290 रुपये, यानी कि तकरीबन 100 रुपया इंक्रीज हो गया 1.25 साल के अंदर। और जो सीमेंट की प्राइस है वो तकरीबन 1125, 1130 रुपये। कहाँ 680 का बैग, कहाँ 1125। 1 साल 1.25 साल की बता रहा हूँ। तब भी मैंने कहा था कि जिसके पास पैसा है, सस्ता प्लॉट है या ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे, क्योंकि घरों की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। 1-2 साल परचेजिंग लोगों की कम हो सकती है, लेकिन आज वो सस्ते में बना ले। जिन्होंने पहले बना के रखनी है उनकी तो समझे वो इन्वेस्टमेंट थी, उनको तो अब वो प्राइसेस ऊपर चली गई है, तो वो घर जो है ना उनको पैसा दे गया। ठीक है, आज भी जो करेंगे, और क्राइसिस जितना सीवियर होगा इसका मतलब है मटेरियल कॉस्टिंग ऊपर जाएगी। डॉलर अगर ऊपर जाएगा, मटेरियल कॉस्ट ऊपर से ऊपर जाती है। आज एक बंदा 300 के हिसाब से, सरिया का 300 रेट है, उसके हिसाब से बनाता है, और कल को अगर ये 500 में जाता है, इस बंदे का तो बेनिफिट है ना, इसने तो सस्ते में बनाया, तो इसको उससे इन्फ्लेशन का फर्क नहीं आएगा। क्यों? इसकी जो कीमत लगेगी वो तो उस वक्त के हिसाब से लगेगी ना जब वो 500 रुपये चल रहा होगा। तो पैसा है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर डालें, चीज़ें बनाएं, क्योंकि 1.25 करोड़ इस वक्त घरों की डिमांड है। ये हो सकता है कि अगले 6 महीने, साल जो है ना थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, परचेजिंग कम हो जाए, लेकिन ये डिमांड तो कभी ख़त्म नहीं होनी है ना। रेत, सीमेंट, बजरी ने ऊपर जाना ही जाना है, सरिये ने ऊपर जाना ही जाना है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगी ये चीज़ें ऊपर जाएंगी। तो आपके पास पैसा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि घर बना के, जिन्होंने रख लिए वो ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, और जिन्होंने नहीं किया, प्लॉट सस्ते हो रहे हैं, सस्ते हैं, इसमें इन्वेस्ट करें और ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन के बाद ये आपको आउटपुट देगा, उसके बाद साल बाद निकालें, 2 साल के बाद निकालें, या आगे रेंटिंग का काम इतना हो जाए ना, जब घरों की डिमांड ही होनी है, या लोगों ने घर रेंट पे लेने हैं या लोगों ने घर परचेज करने हैं। परचेज नहीं कर सकेंगे तो वो रेंट पे लेंगे। वो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, वो घर भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपकी किराए पे जा सकती है। तो आपको रेंटल इनकम आ सकती है, नहीं तो आप बेच के भी पैसा आपको चबल आएगा, और वो उस वक्त की प्राइस के हिसाब से आएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात कि आपको फाइलों में इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात, सस्ते प्लॉट उठाएं। जो बेचारा कोई अगर नीड के अंदर बेच रहा है तो उससे आप उठाएं, और मार्केट में आप नज़र रखें, और हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। वो आपको चीप ऑप्शन बता सकते हैं कहाँ कौन सी चीज़ है जो इन्वेस्टर रेट पे आपको मिल सकती है, और उसको वहीं तक ना रखें, उसको फिर कन्वर्ट करें कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है तो उसके ऊपर 60 से 70 लाख रुपया लगाएं, उसको कन्वर्ट करें, या आपको रेंटल इनकम जनरेट होगी, या आप बेचेंगे तो आपको अच्छी भली प्राइस मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना काफ़ी आपके लिए हेल्प आउट होगी। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।